हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र कर रहे थे पिछले लेक्चर में। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं शेष रह गई थी, उनका जिक्र हम आज करेंगे। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्ल में OH समूह की अभिक्रियाएं बता रहे थे। तो उसमें जैसे हमने PCl5 से रिएक्शन बताई थी, PCl3 से रिएक्शन बताई थी, SOCl2 से रिएक्शन बताई थी, और ये बताना था अमोनिया से रिएक्शन बताई थी। अब P2O5 के साथ गर्म करने पर ये रिएक्शन बताई। P2O5 के साथ गर्म करने पर गर्म करने ऑन हीटिंग विथ P2O5 जिसको कहते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब P2O5 के साथ गर्म करते हैं तो उसका निर्जलीकरण हो जाता है और प्राप्त होता है अम्ल एनहाइड्राइड। कार्बोक्सिलिक अम्ल को लिख सकते RCOOH, और ये है निर्जली कारक। P2O5 क्या है? निर्जली कारक। इसके दो अणु रहते हैं, तो दो अणु हम ऐसे ले लेते हैं, RCOOH। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु, और गर्म कर रहे हैं P2O5 के साथ। P2O5 जिसको कहते हैं फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड निर्जली कारक का कार्य करता है, इसमें से जल को बाहर निकाल देता है। ये H2O निकल जाता है। RCO और नीचे RCO। ये RCO लिखा गया, ये RCO लिखा गया। एक ऑक्सीजन से दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे। ये अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। तो ये थी OH समूह की अभिक्रियाएं। अब हम लेते हैं एल्किल समूह की अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह यानी R। यहां पर यह अभिक्रिया कहलाती है हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की। हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की अभिक्रिया, शॉर्ट में HVZ अभिक्रिया इसको कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराई जाती है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्लोरीन या ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसलिए इसको हैलोजनीकरण भी कहते हैं। हैलोजनीकरण इस अभिक्रिया की एक शर्त है। यह अभिक्रिया वे कार्बोक्सिलिक अम्ल देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का जो पहला सदस्य है
वो है फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। अब फार्मिक अम्ल ये अभिक्रिया नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन क्या है? ये क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप से जो जुड़ा कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। तो इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, इसलिए ये HBZ अभिक्रिया नहीं देता। यहीं पर अगला सदस्य ले लें, जैसे एसिटिक अम्ल। तो यहां पर इससे जुड़ा कार्बन ये अल्फा कार्बन होगा, और इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3। ये अभिक्रिया देगा, HBZ अभिक्रिया देगा, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब करते क्या हैं? जैसे इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं, और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, ये P लिख दिया, बगल रेड लिख दिया लाल। तो क्लोरीन बारी बारी से इसके अल्फा हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। जैसे हाइड्रोजन 3 है, ये हाइड्रोजन होंगे 2, और एक हाइड्रोजन के स्थान पे आ गया क्लोरीन, COOH। ये आपका हो गया क्लोरोएसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल है, एसिटिक एसिड, ये क्लोरोएसिटिक एसिड। अब एक अल्फा हाइड्रोजन और हटाए, तो डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक और हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और तो हमको यहां पर 3 करना पड़ेगा, और प्लस 3HCl। तो HBZ अभिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, उनकी क्लोरीन से लाल फास्फोरस की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है। 1 by 1 समस्त अल्फा हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। ये ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब अगली रिएक्शन लेते हैं। अगली रिएक्शन हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया, N3H। हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। नंबर 4 हाइड्राजोइक अम्ल। हाइड्राजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया। हाइड्राजोइक अम्ल का सूत्र है N3H। N3H, दिस इज हाइड्राजोइक एसिड। और किससे अभिक्रिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। और यह अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, H2SO4, वो भी कंसंट्रेट। तो यहां से एल्किल एमीन बनती है, RNH2। एल्किल एमीन के लिए NH2।
साथ में CO2 गैस निकल जाती है और प्लस एक नाइट्रोजन परमाणु का यूज हुआ, दो बाकी नाइट्रोजन गैस, ये आपका एल्किलेमीन। एल्किलेमीन तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से जब क्रिया कराई जाती है तो एल्किलेमीन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का निष्कासन होता है। अब इसके बाद अगला जो है अपचयन ले लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन। रिडक्शन, अपचयन। तो पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन, लिथियम LiAlH4 के द्वारा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन। किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH। और अपचयन के लिए हमने ले लिया नवजात हाइड्रोजन, और किसके द्वारा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल अपचयित हो जाता एल्कोहल में और कार्बन परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है। RCH2OH, ये जो COOH है ये बदल जाता CH2OH में, RCH2OH। संतुलन के लिए हमने लिख दिया H2O। बैलेंस कर देंगे, जैसे हाइड्रोजन यहाँ 2 3 2 5 है, यहाँ 1 तो यहाँ 4 कर दें। इसी को आंशिक अपचयन भी कहते हैं, पार्शियल रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक तरीके से और रिडक्शन है, हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फास्फोरस के द्वारा अपचयन, HI और लाल फास्फोरस के द्वारा अपचयन। के द्वारा अपचयन, इसको पूर्ण अपचयन कहते हैं। तो ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड के द्वारा और लाल फास्फोरस की उपस्थिति में एल्केन में अपचयित हो जाता है। R और जो COOH है वो कन्वर्ट हो जाता है CH3 एल्किल समूह में, और प्लस I2 प्लस H2O। ये आपका एल्केन, जो COOH है वो कन्वर्ट हो जाता है CH3 में। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं थी। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल के कुछ लवण की भी अभिक्रियाएं शेष हैं, रिएक्शंस ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की अभिक्रियाएं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की अभिक्रियाएं।
रिएक्शंस ऑफ साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण की अभिक्रियाएं। तो जैसे ये हमने ले लिया सिल्वर लवण की अभिक्रिया, सिल्वर लवण की अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिल्वर लवण की अभिक्रिया, तो जैसे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका लवण तो सिल्वर, सिल्वर के लिए हम Ag लिखते हैं, तो जहां H है वहां पे लिख दीजिए Ag। ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस अभिक्रिया को हुंसडीकर अभिक्रिया भी कहते हैं, हुंसडीकर अभिक्रिया। हुंसडीकर अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। किससे कराई जाती है? ब्रोमीन से, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की। तो CO2 गैस निकलती है और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, और प्लस एक Br R के साथ एल्किल ब्रोमाइड, यानी एल्किल ब्रोमाइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये सिल्वर साल्ट की अभिक्रिया थी। अब हमने ले लिया सोडियम लवण की अभिक्रिया। सोडियम लवण की अभिक्रिया, जिसके लिए विकार्बोक्सिलीकरण यानी डिकार्बोक्सिलेशन शब्द का भी प्रयोग करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना प्रयोग करते हैं। किसका निकलना? कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो सोडियम लवण की अभिक्रिया। अब सोडियम लवण की अभिक्रिया के लिए क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण RCOONA, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, यहां Ag के स्थान Na लिख दिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण, और इसको गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ। किसके साथ गर्म करते हैं? सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम NaOH और प्लस CaO, NaOH और प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण सोडा लाइम कहलाता है। सोडा लाइम इसलिए कहते हैं, इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, तो इसमें से साल्ट में ले लिए सोडा, और इसका नाम होता है क्विक लाइम, तो इसमें से साल्ट में ले लिए लाइम। ये कास्टिक सोडा तो इसमें सोडा ले लिए, और ये क्विक लाइम तो इसमें सादा ले लिए लाइम, तो ये हो गया इसका पूरा नाम सोडा लाइम। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को सोडा लाइम के साथ क्या करते हैं? गर्म करते हैं।
तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सोडियम कार्बोनेट के रूप में और एल्केन का निर्माण होता है। यहां से एल्केन RH और प्लस Na2CO3 ये आपका एल्केन। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण को जब गर्म करते सोडा लाइम के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है सोडियम कार्बोनेट के रूप में, और क्या प्राप्त होता है? एल्केन। अब इसमें कुछ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। तो जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल पहला होता है फार्मिक अम्ल। कौन सा? फार्मिक अम्ल। और दूसरा होता है एसिटिक अम्ल। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रेणी का पहला सदस्य फार्मिक अम्ल और दूसरा सदस्य एसिटिक अम्ल। इसका जब सोडियम लवण लेते हैं और गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ, और एसिटिक अम्ल का ले लिए सोडियम लवण और इसको गर्म करते हैं सोडा लाइम के साथ, तो अंतर क्या है? पहले सदस्य को छोड़कर और कोई सदस्य लेते थे तो एल्केन, लेकिन पहले सदस्य हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैस H2, क्योंकि H और एक H यहां पर H2 प्लस Na2CO3 और यहां CH3 और एक H, H2 हो गया और यहां CH3 एक H मिला के CH4 प्लस Na2CO3। तो हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो पहला सदस्य फार्मिक अम्ल उसका भी सोडियम लवण लिया और दूसरा सदस्य जो एसिटिक अम्ल उसका सोडियम लवण। तो यहाँ मेथेन यानी एल्केन बन गई, यहाँ हाइड्रोजन। तो पहले सदस्य को छोड़कर बाकी सब में एल्केन बनेगी, लेकिन पहले सदस्य में हाइड्रोजन बनेगा। अब इसमें रिएक्शन एक और है। अगर सोडियम फॉर्मेट को अकेले गर्म किया जाए, सोडियम फॉर्मेट HCOO को जब अकेले हीट करते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहां से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस तो हमको दो और COO दो बार सोडियम ऑक्सलेट प्राप्त होता है। जब सोडियम फॉर्मेट को, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अकेले जब गर्म करते हैं तो प्राप्त होता सोडियम ऑक्सलेट और कौन सी गैस निकलती? हाइड्रोजन। ये सोडियम ऑक्सलेट। और ये आपका है सोडियम फॉर्मेट। अकेले गर्म करते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल होता COOH, Na लगा दिए, ऑक्सलेट हो गया। तो ये सोडियम लवण की अभिक्रिया थी। अब पोटेशियम लवण की भी अभिक्रिया है, जिसको कोल्बे की विद्युत अपघटनी विधि भी कहते हैं। पोटेशियम लवण की अभिक्रिया। पोटेशियम लवण की अभिक्रिया ब्रैकेट में कोल्बे की वैद्युत अपघटनी विधि। कोल्बे वैज्ञानिक है। कोल्बे की
वैद्युत अपघटनी विधि। तो इसमें पोटेशियम लवण लेते हैं, RCOO के, सोडियम लवण भी ले सकते हैं, और RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, H के स्थान के लिख दिए तो के पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम लवण। और इसके जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं, यानी इसके जलीय विलयन में, ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण, ये उसके हो गए जलीय विलयन, इसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा, तो यहां भी एल्केन प्राप्त होती है। तो होता क्या, पोटेशियम की अगर अलग जल से अभिक्रिया कराएं तो ये होता है, पोटेशियम की अगर अलग जल से अभिक्रिया कराएं तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो पोटेशियम प्लस जल आपका हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, और प्लस CO2 गैस निकलती है। और जब संतुलन के लिए देखेंगे तो यहां 2 कर देंगे तो R 2 बार हो जाएगा, यानी एल्केन, R सिंगल बॉन्ड R, ये आपका क्या बन गया, एल्केन। तो जब पोटेशियम लवण लेते कार्बोक्सिलिक अम्ल का और उसके जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करते हैं तो क्या प्राप्त होती, एल्केन, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, और चाहे समीकरण को बैलेंस कर लें। अब इसके बाद कैल्शियम लवण की अभिक्रिया। अब ये थोड़ा अभिक्रिया अलग प्रकार की, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और सोडियम पोटेशियम की 1 थी। तो जैसे पहला जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो है फार्मिक अम्ल, ये, और हमको इसका कैल्शियम लवण बनाना है तो H के स्थान पर Ca लगाते हैं, लेकिन एक अंतर है, Ca पर 2 प्लस होता है और H प्लस जब निकलता है तो इसमें माइनस आता है। भाई ये फार्मिक अम्ल है, ये फार्मिक अम्ल HCOO माइनस H प्लस, ये फार्मेट आयन, और यहां पर कैल्शियम के लिए 2 प्लस। तो क्रॉस में जब सूत्र बनेगा तो हो जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये है कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट, कैल्शियम फार्मेट को जब गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे कैल्शियम फार्मेट ऐसे लिखते HCOO का होल ट्वाइस Ca, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसको जब गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड, यहां से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 निकल जाता है, CaCO3, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, ये आपका बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। कब, जब कैल्शियम फार्मेट को गर्म करते हैं। और इसी के स्थान पे अगर कैल्शियम एसीटेट ले लें तो उसके लिए एसीटेट ये होता CH3COO एसीटेट, ये हो गया कैल्शियम एसीटेट, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। तो यहां पर भी करना पड़ेगा, ये CH3, यहां पर भी CH3, तो यहां पर CH3COCH3 यानी एसीटोन प्राप्त होता है जब हम
कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं, CH3COCH3, एसीटोन प्राप्त होता है। कब? जब हम कैल्शियम एसीटेट को गर्म करते हैं। अब ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगले टर्म में अगली चर्चा हम करेंगे।